बारिश में पत्थर की गुफा के अंदर बसाया गांव। राजपुर गांव पहाड़ों में बसा एक बहुत ही सुंदर गांव था। राजपुर की सुंदरता के चर्चे तो बहुत दूर दूर थे। साथ ही गांव में सब एक दूसरे के साथ भी काफी प्यार से रहते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन रास्ते से जा रही होती है, तभी गांव की बूढ़ी काकी मालती गिर जाती है। अरे काकी, आपको कितनी बार मना किया है ना कि अकेले कहीं मत जाया करो, और आप इतना भारी पानी का मटका क्यों उठा रही हो? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है कि मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई बाहर से तो आएगा नहीं। घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए मैं बस पानी लेकर आ रही थी। काकी, किसने कहा आप अकेली हो? अरे हम सब गांव वाले ही तो आपका परिवार है ना। किसी को भी आप गांव में बोल देती ना, वो खुद बड़े प्यार से दौड़ा दौड़ा आता। बेटा, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतने अच्छे गांव वाले मिले हैं, वरना आज के समय में कहाँ ही कोई किसी का इतना ख्याल रखता है। हाँ काकी, पर खुशनसीबी तो हमारी भी है कि आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। अब जाओ, आप घर में आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इसी तरह अक्सर गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद ही करता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब मॉनसून शुरू हो जाता है। साथ ही गांव वालों की चिंता भी काफी बढ़ जाती है। भगवान जी, इस साल आप कहर मत बरसाना। पिछली बार हम सब गांव वालों ने अपना बहुत कुछ खोया था। हर दूसरे तीसरे दिन अब गांव में काफी बारिश होने लगती है। ऐसी ही एक शाम काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट, तेज बारिश से पूरा गांव डूबने लग रहा था। भागो, घर में पानी घुस गया है, छत भी गिर रही है। हाय राम, मेरा अनाज, मेरे बर्तन। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? देखो ना, हमारा घर तो पानी में डूबने लगा। चुप हो जा बेटा, माता हमारी रक्षा करेंगी। कच्चे घर बारिश की वजह से ढहते जा रहे थे। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी घबराए हुए। तभी एक झोपड़ी गिरती है। लोग चीखते हुए बाहर भागते हैं। इतनी बारिश मैंने 60 सालों में नहीं देखी। अब यहाँ रहना नामुमकिन है। जिस बात का डर था वही हुआ। बारिश रुक नहीं रही है, लोगों के घर डूबने लगे। अब मेरे बच्चे को बहुत बुखार भी है, कोई मेरी मदद करो। ऐसी हालत में मैं अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाऊंगी? माता रानी, अब आप ही हमारी मदद करो। पूरा गांव एक झटके में तबाह हो रहा है। सब लोग परेशान यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तभी सुमन का पति दीपक भागते हुए आता है और सुमन से कहता, समुद्र का पानी बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। अगर हम सब यहाँ रहे तो हम समुद्र के साथ ही बह जाएंगे। हम सबको यहाँ से चलना होगा। क्या? पर हम कहाँ जाएंगे? घबराओ मत, समुद्र के पास ही समुद्री माता की नाव है। हम उस नाव पर बैठकर जाने लगते हैं। किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर तो पहुंच ही जाएंगे। वहाँ और भी बहुत लोग हैं जो ऐसे ही कर रहे हैं। और बाकी गांव वाले, उनका क्या? हम उन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे क्या? नहीं, हम किसी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। देखो, यहाँ हर कोई जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है। हम यहाँ रहेंगे तो ना खुद की मदद कर पाएंगे और ना ही किसी और की। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से चलते हैं। कोई अच्छा जुगाड़ मिल गया तो हम सबकी जान बचा पाएंगे। ठीक है। दीपक अपने परिवार को नाव पर बिठाता है और नाव चलाने लगता है। पहाड़ों से बहता पानी, टूटा हुआ गांव और डूबते खेत, दिल दहला देने वाला मंजर। बिल्कुल दीपक अपने परिवार के साथ नाव को चला रहा था। हम गांव से इतनी दूर आ गए हैं, कहीं भी कोई जगह नहीं मिली। इससे अच्छा तो हम वहीं रहते। अरे वो देखो सुमन, वहाँ काफी सारी चट्टान और पत्थर हैं, उस तरफ चलते हैं। दीपक नाव को पत्थर की तरफ लेकर जाता है। वहां पर पत्थर से घिरी हुई गुफा थी। ना उस गुफा में बारिश की एक बूंद गिर रही थी और ना ही समुद्र का बढ़ता स्तर वहां तक आ पा रहा था। ये पत्थर की गुफा, यहाँ तो बिल्कुल भी पानी बाढ़ कुछ नहीं है। हाँ, हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। अब आप देर मत कीजिए और नाव से बाकी गांव वालों को भी ले आइए। दीपक बिना देर करे जल्दी से गांव में जाता है। वहाँ लोग फटे लकड़ी का सहारा लेकर खुद को बचा रहे होते हैं। दीपक सबको पूरी बात बताता है। माता रानी ने हमें हमेशा रास्ता दिखाया है। नाव निकालो वरना सब डूब जाएंगे। बच्चों और बूढ़ों को पहले बैठाओ। माँ, नाव डूब तो नहीं जाएगी? नहीं बेटा, माता साथ है ना, कुछ नहीं होगा। नावें डगमगाते हुए चल पड़ती हैं। चारों तरफ पानी और बिजली की आवाजें। लोग आपस में फुसफुसाते हुए डर जाहिर करते हैं। नावें पहाड़ों के बीच से निकलती हैं और अचानक एक बड़ी पत्थर की गुफा नजर आती है। बाहर लहरें टकरा रही हैं, लेकिन अंदर अंधेरा और सूखी जमीन है। देखो, आ गई पत्थर की गुफा।
माँ, यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है। हाँ बेटा, देखो माता ने हमें बचा लिया है। वाह, कितनी विशाल जगह है। ये तो किसी किले जैसा है। गुफा का अंदरूनी हिस्सा काफी गहरा था। वहां की चट्टानें काफी मजबूत थीं, कहीं कोई दरार नहीं थी। ये पत्थर की गुफा कितनी मजबूत है। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ रहने में तो कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ काकी, आप बोल तो सही रही हो, पर हम सब बस बाढ़ से बचे हैं। भूख का भी कुछ करना पड़ेगा। हमारा गांव अब पत्थर की गुफा में बस गया। माता रानी ने हमें ये रास्ता दिखाया, मुसीबत से निकाला। आगे भी कुछ ना कुछ तो रास्ता दिखाई देंगी। दीवारें इतनी मजबूत हैं कि 100 साल भी टिकेंगी। अब हमें किसी का डर नहीं। गुफा के अंदर का गांव, ये तो हमारी किस्मत है। सब लोग खुश थे कि वो बच गए हैं। साथ ही उन्हें ये अनोखा गुफा वाला गांव भी मिल गया था। सब लोग बैठकर सोचते हैं कि अब जीवन कैसे चलेगा। हम बाहर जाकर मछलियां पकड़ सकते हैं। गुफा की दीवारों पर काई और जड़ी बूटियां भी हैं और यहाँ आग जलाना काफी आसान है। पहले के समय के लोग 2 चट्टान को घिसकर उसमें से आग निकाल देते थे। हम जड़ी बूटी को सुखाकर बेच सकते हैं। मतलब आज के समय में लोगों को जड़ी बूटी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि दवाई तो नुकसान भी बराबर करती है। माँ, शंखसीपियाँ कितनी सुंदर है। हाँ, इन्हें बेचकर भी पैसा मिलेगा, पर फिलहाल के लिए अभी हम सबको अपने खाने पीने की ही व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बारिश और समुद्र के स्तर की वजह से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ सुमन, बिल्कुल सही कह रही है। कुछ लोग नाव लेकर समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं, कुछ शंख सीपियां इकट्ठा करते हैं। रात के समय गुफा में ही सब लोग एक दूसरे की मदद करते हुए चट्टानों की मदद से आग जलाते हैं और मछलियां पकाते हैं। ये देखो, यहाँ पत्थर की गुफा में भी कुछ पेड़ पौधे लगे थे, तो मैंने इसका सबके लिए सूप बना दिया। अब तो गुफा सच में गांव लग रहा है। घर काम सब है यहाँ। हाँ, यही है हमारा पत्थर की गुफा वाला गांव। अगर ये पत्थर की गुफा नहीं मिलती तो शायद अब भी हम कहीं ना कहीं भटक रहे होते, और ये भी नहीं पता कि अब तक हम सब जिंदा होते भी या नहीं। अरे अब क्यों उदास होना, अब तो हमारे पास छत भी है और खाना भी है। हम सब एक साथ यहाँ अपने पुराने गांव की तरह पत्थर की गुफा में हैं, अपने नए गांव के साथ। हाँ, तो बस इसी बात की अब हम खुशी मनाते हैं। सब लोग अब पत्थर की गुफा में रहने की जुगाड़ तरकीब लगाते हैं। गांव वाले मचाले लगाते हैं, रंगीन पत्थरों और सीपियों से सजावट करते हैं। बच्चे शंख से खेलते हैं। माँ, अब तो गुफा महल जैसी लग रही है। हाँ बेटा, ये हमारा पत्थर का महल है। अभी तो शुरुआत है। मैं कलाकार हूँ, मुझे चित्रकारी काफी पसंद भी है, और अब इन रंगीन पत्थरों पर मैं अपनी चित्रकारी की कला ही निकालूंगा। पर हमारे पास तो यहाँ कोई भी रंग नहीं है। ये पत्तों का हरा रंग ही था जो पत्थर पे लगा है। बेटा, हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अरे ये हरा रंग ही नहीं बल्कि बहुत रंग हैं। फूलों से रंग बन सकता है, पत्थर से भी रंग निकलता है। तुम बस देखते जाओ, अब लोग हमें पहचानेंगे पत्थर की गुफा वाला गांव के नाम से। यही है हमारी नई पहचान। ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग नाचते हैं। गुफा खुशियों से गूंजती है, क्योंकि काली रात के बाद ही गांव वालों का सवेरा हुआ था। अब बारिश रुक चुकी है, पानी उतर गया है। लोग बाहर झांकते हैं। अब तो हम पुराने गांव लौट सकते हैं। नहीं बेटा, अब यहीं रहेंगे हम। गुफा हमें बचाती है और व्यापार भी यहीं से हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में दूसरे रास्ते से हमने व्यापार भी किया है। दूसरे रास्ते से सड़क ज्यादा नजदीक है। हम गांव के बच्चों को सड़क पार कराकर स्कूल भी भेज सकते हैं। जब घर यहाँ है, व्यापार यहाँ है, प्यार यहाँ है, तो वहाँ जाना ही क्यों है। वहाँ अगले साल फिर बारिश का डर सताएगा। सही कहा, अब यही हमारी दुनिया है। यही है हमारा पत्थर की गुफा वाला गांव। बारिश की आपदा से उजड़ा ये गांव पत्थर की गुफा में नया जीवन पा गया। अब ये गांव सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि साहस और उम्मीद की मिसाल है। और अब पूरा गांव यहाँ खुशी खुशी रहता है। 5 जुगाड़ू बहू का घर। सीमा के 5 बेटे और 5 बहू थी। 5 बहुएं बहुत ही समझदार थी। हर काम में बहुत अव्वल थी। सीमा का परिवार एक खुश परिवार था। सभी हंसी खुशी रहते थे। सीमा गांव के सबसे अमीर परिवार में से थी। लेकिन एक दिन सीमा के परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई घर पर है? क्या हुआ साहूकार जी, आज आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? लगता है आपको कुछ मालूम नहीं है।
ये आपके पति ने 10 साल पहले क्या किया था? मेरे पति ने? आप क्या कहना चाहते हैं साहूकार जी? साफ साफ बताइए। ये लीजिए कागजात, जिसमें लिखा है आपके पति ने आपके बड़े बेटे के इलाज में लगाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, और एक बार नहीं कई बार, लेकिन उन पैसों को वापस देने से पहले ही उनकी मौत हो गई और मैं भी गांव से कुछ वक्त तक दूर रहा था। अब वापस आया हूं तो सबसे पहले आपके पास आया हूं। मेरे बेटे के इलाज के लिए? लेकिन जहां तक मुझे पता है उन्होंने आपके सभी पैसे लौटा दिए थे। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? ये कागज देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पति ने मेरे पैसे वापस नहीं किए, और ये रहे उनकी जमीन के कागजात। सीमा उनका आजाद को देखकर हैरान हो जाती है। अब तो आपको पता चल गया ना, मैं सच कह रहा हूं। अब चुपचाप मेरे पैसे लौटाओ या फिर इस घर को और अपने कारोबार को मेरे हवाले करो। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हम सब कुछ आपके नाम कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर, वरना मैं तुम सबको धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। साहूकार इतना कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सीमा पूरी बात अपने बेटे और बहू को बताती है। ये सुन सभी चिंता में आ जाते हैं। माँ जी, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बहू। माँ जी, ऐसा करते हैं, हम सब अपने गहने गिरवी रखकर या फिर बेचकर उस साहूकार के पैसे लौटा देते हैं। रकम इतनी छोटी नहीं है। असल में मेरे बड़े बेटे राहुल को बचपन से ही दिल की बीमारी थी और हमें इसका अंदाजा नहीं था। जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, तब हमें डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में छेद है, जिसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगेंगे। उस वक्त हमारे पास जो कुछ था सब कुछ रखकर हमने साहूकार से पैसे लिए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अभी तक साहूकार के पैसे वापस नहीं गए, और आज हम उस पैसे के ब्याज की वजह से और ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। इसका मतलब हमें इस घर को और कारोबार को सचमुच छोड़ना पड़ेगा, और अब हम कहाँ जाएंगे माँ जी? माँ, आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमने इस गांव में बहुत सारे लोगों की मदद की है, हम उन सभी से मदद मांगेंगे। हो सकता है थोड़ा थोड़ा पैसा मिले और हम ये रकम पूरी कर सकें। हम है ना, हम सबको संभालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सीमा के 5 बेटे अपने रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। जिन लोगों ने उनसे उधार लिया था वो भी उन्हें पैसे वापस देने से मना कर देते हैं, और मायूस होकर सीमा के 5 बेटे वापस आ जाते हैं। माँ, अब हम क्या करें? हमने हर कोशिश की, लेकिन कोई भी हमें 1 पैसा देने के लिए राजी नहीं है। अगले दिन फिर से साहूकार सीमा के घर आ जाता है और कहता है, ये वही लोग हैं जिनको जरूरत पड़ने पर हमने पैसे दिए थे। आज इनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। दीदी, ये दुनिया बहुत ही मतलबी होती है। अपने मत पर गधे को भी बाप बना लेती है, लेकिन जब वापस देना होता है तो ये वापस नहीं देते। हे भगवान, अब हम क्या करें? ये घर और कारोबार तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे छोड़कर जाने का दिल भी नहीं कर रहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, क्या आपने कभी सोचा है ये घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पिताजी की एक ऐसी जमीन भी है, खरीदना चाहता। अब ना चाहते हुए भी हमें वहां जाना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, अगर हम सब साथ हैं तो हम पहाड़ों नदियों के बीच भी एक सुंदर घर बनाकर आराम से रह सकते हैं। आज अगर ये घर भी चला गया तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरी 5 समझदार बहुएं मेरे पास हैं। क्या हुआ? तुम लोगों ने घर खाली नहीं किया? अरे जल्दी करो, मुझे और भी काम है। इस घर में ताला भी लगाना है। चलो बच्चों, अपना सामान लेकर बाहर चलो। न आंखों से सीमा का पूरा परिवार घर से बाहर आ जाता है और साहूकार घर पर ताला लगा देता है। अब 2 महीने बाद इस घर को मैं अच्छी कीमत पर बेचूंगा और मेरी आमदनी को और बढ़ाऊंगा। लाचार होकर सीमा के पूरे परिवार को घर छोड़कर जाना पड़ता है। वो अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पुरानी तालाब और पहाड़ों के बीच वाले घर के पास पहुंच जाती है, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। माँ जी, इस घर में रहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो पूरी तरह से टूटा है।
अब हम क्या करेंगे? रीमा, तुम चिंता क्यों करती हो? जरा अपने आसपास देखो, यहाँ कितने सारे बड़े बड़े पत्थर हैं। अरे वो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है दीदी। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ के सभी लोग पत्थर से घर बना रहे थे। अगर हम कोशिश करें तो हम भी ऐसा ही घर बना सकते हैं। हाँ कोमल, तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम सब मिलकर इन बड़े बड़े पत्थरों से घर बनाएं? हाँ दीदी, मुझे मालूम है कि घर कैसे बनेगा। चलो फिर हम सब मिलकर काम शुरू करते हैं। सभी मिलकर पहाड़ों के बीच नदी किनारे एक सुंदर घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर बनाने में उन सभी को 2 दिन लग जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद घर बनकर तैयार हो जाता है। और वाह, तुम सब ने तो सच में बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। हमें नहीं मालूम था कि इस तरह से बड़ा घर तैयार किया जा सकता है। हमने इसमें नदी किनारे की मिट्टी का इस्तेमाल करके इस घर को बनाया है, जो बहुत मजबूत होता है। आप सबको देखकर लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम भाई यहाँ हाथ पर हाथ कर नहीं बैठ सकते। हमें अपना घर वापस लेना होगा। इसके लिए मैंने एक वकील से बात की है, जो मेरा दोस्त है, और उसके जरिए हम अपना घर वापस ले पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, हमें आशीर्वाद दो। हम केस जीत कर ही आए। हमें अभी जाना होगा। आप सब अपना ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपका ख्याल रखने के लिए हम 5 बहुएं हैं ना। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर 5 भाई शहर के लिए निकल जाते हैं और सभी 5 बहुएं और उनकी सास उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन शाम होने की वजह से घर में अंधेरा हो जाता है। बहू, वैसे तो तुम्हारे इस जुगाड़ से हमें घर तो मिल गया, लेकिन अब इस अंधेरे का क्या करें? पहाड़ों के बीच रहना इतना भी आसान नहीं है। कहीं आसपास से कोई जंगली जानवर आ गया और हमला कर दिया फिर? माँ जी, मेरे पास उसका भी एक जुगाड़ है। रागिनी जल्दी से आसपास से टूटी हुई लकड़ियां लेकर आती है, उस पर कपड़ा बांधकर जला देती है और घर की हर एक दीवार पर लगा देती है, जिसकी मदद से घर में उजाला हो जाता है। अरे वाह बहू, ये उजाला देखकर तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। जब लाइट नहीं होती थी तो हम ऐसे ही दीप और मशाल लगाकर घर में उजाला करते थे। जी माँ जी, और ऐसे ही कुछ मशाल हम घर के चारों ओर लगा देंगे, जिसकी वजह से जंगली जानवर हमारे घर पर हमला तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी पिंकी के पेट से भूख की आवाज आने लगती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना है? हम जो भी खाना लेकर आए थे वो खत्म हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? बिना खाने के कैसे गुजारा करेंगे जिंदगी में? माँ जी, भले ही हम पहाड़ों के बीच में हैं, लेकिन यहाँ आसपास में कुछ तो मिलेगा खाने को। रीमा और कोमल दोनों खाने की खोज में निकल जाती है। वहीं छोटी बहू पिंकी गर्मी से परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज तक मैं इतनी गर्मी में नहीं रही। इस गर्मी का कुछ तो करना पड़ेगा। गर्मी से परेशान अचानक सीमा की छोटी बहू पिंकी के दिमाग में एक जुगाड़ आता है और वो फौरन मिट्टी के ढेर से एक कलर का आकार बना देती है, जिसमें उसे काफी मेहनत लगती है। आसपास पड़ी नदी किनारे ठंडी रेत उसके बहुत काम आती है। ये तुम क्या कर रही हो पिंकी? जरा हमें भी बताओ। बस देखते जाओ भाभी, अभी मैं क्या जुगाड़ लगाती हूँ। इतना कहकर पिंकी एक कूलर तैयार कर देती है और अपने सामान में से एक मोटर निकाल कर लाती है और उसे कलर में लगा देती है, जिससे कि उसे कलर से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरे वाह बहू, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मिट्टी का भी कूलर हो सकता है। माँ जी, मैं जब नर्सरी क्लास में थी तब हमारे स्कूल में मिट्टी से बहुत सारी अलग अलग चीजें बनानी सिखाई जाती थी। वहीं मैंने मिट्टी का कूलर बनाना सीखा और मुझे मशीनों का काफी शौक है, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ऐसी चीजें रखती हूँ, मुझे कभी भी काम आ सकती है। और आज ये मोटर हमारे काम आ गई। वैसे तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी, तुमने सच में कमाल कर दिया। माँ जी, रहने का सोने का तो सारा इंतजाम हो गया, लेकिन अब खाने का क्या करना है? उसका भी इंतजाम हो गया। मैं अपने साथ कुछ हरी सब्जियां लाई थी, जिनके बीज यहाँ वहाँ उगा दिए हैं मैंने। अब देखना, धीरे धीरे जल्दी ही वो जमीन उपजाऊ हो जाएगी और हमें खाने के लिए भी दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। फिलहाल तो आप सभी ये दाल चावल खा लीजिए।
धीरे धीरे दिन गुजरता है और पहाड़ों के बीच सीमा और उसकी 5 बहुएं एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार हर एक चीज अपने जुगाड़ में उपलब्ध कर ली थी। पहाड़ों और नदी के बीच का मौसम शहर और गांव से बहुत ही अलग और सुंदर था। भगवान का शुक्र है कि धीरे धीरे हमने सभी चीजें कर ली और मुझे ये जगह बहुत पसंद आ रही है। अब मेरा यहाँ से कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कितनी शांति है। तभी सीमा के 5 बेटे हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर घर वापस आते हैं और खुशी से कहते हैं, माँ, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अरे हमें हमारा घर, कारोबार सब मिल गया है। क्या सच में? लेकिन ये सब कैसे हुआ? माँ, साहूकार ने जो कागजात दिखाए थे वो नकली थे। जब कोर्ट में ये केस चला तो हमें पता चला कि वो हमारी जमीन हड़पने के इरादे से वापस आया था, जबकि पिताजी ने उसे अपने एक दोस्त के सामने उसे सारे पैसे लौटा दिए थे और उनके दोस्त ने भी हमारी मदद की। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पति की निशानी मुझे वापस मिल गई। अब हमें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। तुम सही कह रही हो पिंकी, लेकिन हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। पर हम साल में हर दूसरे तीसरे महीने में यहाँ आकर रहने लगेंगे। इस सुकून की जिंदगी को जिएंगे, वो भी अपने परिवार के साथ। रागिनी की बात से सहमत होकर सभी बहू खुश होती है और वापस अपने गांव, अपने घर लौट जाते हैं।